हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यार आज की जो हमारी मुलाकात है इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड सारी बातें। ऑलराइट, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज कूलम्स लॉ। तो यार जिस तरीके से दो मासेस के बीच का इंटरैक्शन फोर्स जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिया जाता है, इसी तरीके से दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, उसको गवर्न करने के लिए प्राइमरीली जो लॉ दिया गया वो पहला कूलम्स लॉ दिया गया। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में कहा क्या गया, किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम में कूलम्स लॉ जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल है और क्या है कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस, इन सभी के बारे में चर्चा पहले हम करने वाले हैं। तो आइए हमेशा की तरह पहले कॉन्सेप्ट्स को करें थोड़ा सा ब्रशअप, मजबूत करते हैं फंडामेंटल्स को और फिर बात करेंगे सवालों की। ऑलराइट, इस इंटरैक्शन में सभी तरीके के प्रॉब्लम मॉडल्स जो हैं वो पीवाईक्यूज और इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में कवर किए जाएंगे। तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां कंटेंट और लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। और इस टॉपिक के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन में लेकर आऊं तो आप अल्फा बीटा गामा जो भी टॉपिक का नाम है दिस टॉपिक बाय अभिलाष सर या इन नीट निकेतन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको काफी कुछ करने सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कूलम्स लॉ का। तो यार फर्स्ट थिंग इज कि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 कंसिडर करते हैं जिनके बीच की सेपरेशन जो है सपोज ये R है। ऑलराइट, इनके बीच की सेपरेशन क्या है? R। और दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो हमेशा ही अट्रैक्शन होता है वो यूं तो उन दोनों के बीच के मीडियम पे निर्भर नहीं करता, लेकिन चार्जेस के बीच का जो फोर्स है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस को किस मीडियम में रखा गया है या इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहां हम बात कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि वैक्यूम की चर्चा सबसे पहले करते हैं। तो अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जिनके बीच का सेपरेशन R है और पूरे के पूरे सिस्टम को वैक्यूम में रखा गया है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम होगा। यानी इसी बात को आप कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो डिक्रीज होता रहेगा, डिग्रेड होता रहेगा। और ये डिग्रेडेशन काफी रैपिड होता है। रैपिड डिग्रेडेशन, डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स हाफ नहीं होगा, फोर्स 1/4 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। एक बात। दूसरी बात, ये फोर्स अगर मुझे नलिफाई करना है यानी दोनों चार्जेस को इंटरैक्ट करने से आपस में रोकना है तो ये डिस्टेंस यार इनफाइनाइट होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी कहते हैं क्योंकि ये इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं सभी प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन करूं तो मैग्नीट्यूड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R स्क्वायर होगा। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाता है हमारा फोर्स निकलकर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, इसमें सीखने वाली कुछ और बातें हैं, जैसे यहां ये जो कांस्टेंट K है जिसे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, इसे अगर एक नए कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसे कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं या कूलम्बिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। किसे? K को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर यहां पे बात करें एप्सिलॉन नॉट की तो ये होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान रहे, मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, मगर चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, मीडियम बदलने पे इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। ऑलराइट, और यहां इसकी वैल्यू जो हमें याद रखनी चाहिए वो होती है वैक्यूम के लिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, तो जो यूनिट आपके पास कूलम्बिक कांस्टेंट की है उसकी ठीक उल्टी यूनिट आ जाएगी, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत बेसिक लेवल से मैंने शुरू किया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा अभी ये बात केवल और केवल किसकी हो रही है, मैग्नीट्यूड की, दैट टू जब दोनों पॉइंट चार्जेस को कहां रखा गया है, वैक्यूम में। फॉर एनी अदर मीडियम, अगर किसी और मीडियम के बारे में बात करें तो किसी और मीडियम में आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा मीडियम में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे आता हूं, आपको वैक्यूम में फोर्स निकालना है इस फॉर्मूले के जरिए और उसे डिवाइड कर देना है मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के साथ, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के साथ। यहां जो एप्सिलॉन आर होता है वो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बात करें वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 रहेगी। और अगर आप कंडक्टर्स के लिए बात करें, कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर्स के लिए आप ये बोल पाएंगे कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। मेटल्स बोलिए, कंडक्टर्स बोलिए, एक ही बात है, एप्सिलॉन आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। यहां से एक और बात जो सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि एप्सिलॉन आर की परिभाषा होती है एप्सिलॉन की टर्म्स में, इसे आप बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा, और इसे आप रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव क्वांटिटी है बेटा, तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस निकल कर आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, एप्सिलॉन की टर्म्स में ये मीडियम टू वैक्यूम का रेशो है। फोर्स की टर्म्स में अगर यहां से एप्सिलॉन आर रिट्रीव करने की कोशिश करें तो ये वैक्यूम बाय मीडियम का रेशो है, गौर कीजिएगा। एप्सिलॉन्स की टर्म्स में ये मीडियम टू वैक्यूम का रेशो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की टर्म में। फोर्स की टर्म में ये वैक्यूम, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं तो ये गलती नहीं करनी है, फोर्स की टर्म में ये वैक्यूम टू मीडियम का रेशो है। कैपेसिटर्स के टर्म्स में अगर बात करें, कैपेसिटेंस की टर्म में अगर बात करें तो ये फिर से मीडियम बाय वैक्यूम का रेशो आएगा कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस में। इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, यानी हमारी अगली यूनिट का डिस्कशन है। पर अक्सर एग्जाम में आने वाले 3 फॉर्मेट्स जो होते हैं एप्सिलॉन आर के, वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के फॉर्मेट में, फोर्सेस की फॉर्मेट में और कैपेसिटेंसेस की फॉर्मेट में निकल कर आते हैं। सही है, तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। रिलेटिव क्वांटिटी है, सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है बॉस, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस भी होगा। ऑलराइट, आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से इलस्ट्रेशंस की। अच्छा, ये सारी कहानी किसकी है, ये सारी की सारी कहानी हमने करी है मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, वैक्यूम में मैग्नीट्यूड, मीडियम में मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी तो देख लें एक बार इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करने से पहले। तो अब डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, हमें बात ध्यान रखनी है 2। अगर लाइक पॉइंट चार्जेस होंगे, सॉरी, अगर लाइक पॉइंट चार्जेस होंगे तो यार वो हमेशा रिपेल करेंगे। लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, पॉइंट, ठीक है। एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं बॉस, ये ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। अब पॉइंट चार्जेस पे क्यों मैंने एम्फेसाइज किया, क्यों मैंने एम्फेसाइज किया, वो इलस्ट्रेशन की फॉर्मेट में देखते हैं कि किस तरीके के सवाल आएंगे और किन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आई थिंक वी कैन प्रोसीड। पहला टिप मेरी तरफ से, फर्स्ट टिप जो आपको ध्यान में रखना है, पहला टिप अगर आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस, ध्यान रखिए, अब मैं पॉइंट एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं, अनलाइक चार्जेस, तो ये अनलाइक चार्जेस तो हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट।
ये पीछे हमने देखा भी कि अगर अनलाइक पॉइंट चार्जेस हैं तो वो तो ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट नहीं भी है तो भी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर लाइक चार्जेस हों तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। मे अट्रैक्ट और रिपेल कब करेंगे? जनरली लाइक चीजें रिपेल करती है सर, लेकिन अट्रैक्ट कब करेंगे? ड्यू टू इंडक्शन के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास प्लस Q0 पॉइंट चार्ज है और एक स्फीयर प्लस कैपिटल Q चार्ज है, और ये मेटल है यार, मेटल बोल दीजिए या कंडक्टर बोल दीजिए, क्योंकि इंडक्शन पूरी तरीके से इंडक्शन जो होती है वो कंडक्टर्स में होती है। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। पॉजिटिव को रिपेल करना चाहिए, पर होगा क्या? इस प्लस Q0 के कारण इस बॉडी में मौजूदा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल है, कंडक्टिंग है, फ्रीली मूवेबल है, तो यहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे यार। एज अ रिजल्ट यहां पे माइनस Q0 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एंड ऑन दी अदर साइड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी यार। मेटल है तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर लाई करेगा, और ये हो जाएगा प्लस Q चार्ज जो मेटल के ऊपर था, मगर साथ में इस माइनस Q के इंडक्शन के कारण यहां पे प्लस Q0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल तो चार्जेस लाइक थे, रिपल्शन एक्सपेक्टेड था, मगर नियर बाय चार्जेस जो है वो अनलाइक आ गए हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा। अट्रैक्शन, अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा और इन दोनों के बीच में रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा, रिपल्शन क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और इधर वाले सरफेस का चार्ज भी पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे कि यहां तो क्या एक्सपीरियंस होगा? रिपल्शन। मगर रिपल्शन जिन चार्जेस के बीच में हो रहा है उनकी दूरी बहुत ज्यादा है यार। इस डिस्टेंस के ज्यादा होने के कारण रिपल्शन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, और दूरी के कम होने के कारण अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो आप बोलेंगे कि रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी, मगर डोमिनेटिंग क्या हो गया है यार? अट्रैक्शन। तो देखिए हमने क्या सीखा कि अनलाइक चार्जेस हैं वो तो हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे, मगर लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मगर अट्रैक्शन का कारण इंडक्शन रहेगा। यानी कि ऐसा अट्रैक्शन जो है वो केवल और केवल कंडक्टर्स में या पार्शियली डाइलेक्ट्रिक्स में देखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले स्लाइड पे आपने ऐसा क्यों नहीं बोला सर? क्योंकि यार यहां पर मैं एम्फसाइज कर रहा था पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी डायमेंशनलेस। पॉइंट एक मात्र इतनी छोटी चीज होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह आप रिलेटिवली कंसिडर नहीं करते हैं, जिस कारणवश इंडक्शन जो है वो पॉइंट चार्जेस में कंसिडर नहीं होता। तो इस बात को मैं एम्फसाइज कर देता हूं। ये पहला टिप है, ध्यान रखिएगा, सवाल इसमें से आए तो। इंडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इन, इंडक्शन को आप कंसिडर नहीं करते हैं किसमें? नंबर 1 पॉइंट चार्जेस, क्योंकि पॉइंट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी डायमेंशनलेस। और दूसरा इंसुलेटर्स में, भाई इंडक्शन का कारण क्या था? फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। डाइलेक्ट्रिक्स में तो कुछ हद तक इंडक्शन देखी जा सकती है, मगर जो परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अलाउड ही नहीं होती, जिस कारणवश आप बोलते हैं कि वहां पे इंडक्शन कंसिडर नहीं होगा। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू। ऑलराइट, पहली टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी टिप, रिपल्शन इज, इसी से पहली टिप पर बेस्ड है, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ चार्जेस। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ चार्जेस। दैट इज, इस बात का मतलब क्या है? अगर रिपल्शन हो रही होगी तो आप ये बोलेंगे मस्ट बी लाइक। ध्यान रहे, उल्टी बात जो है वो वैलिड नहीं है। वाइस वर्सा इज नॉट वैलिड। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि भाई अगर दो चार्जेस लाइक होंगे तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में रिपल्शन हो, मगर अगर रिपल्शन हो रही है तो पक्की बात है कि उनका लाइक होना जरूरी है, क्योंकि यदि अनलाइक होते तो हमेशा ही अट्रैक्ट करते। आई रिपीट,
लाइक चार्जेस हैं तो जरूरी नहीं है कि रिपल्शन हो, मगर अगर रिपल्शन हो रही होगी तो पक्की बात है कि लाइक चार्जेस ही होंगे, बिकॉज अनलाइक तो हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर अट्रैक्शन हुआ तो ये दो चार्जेस लाइक भी हो सकते थे और ये दो चार्जेस अनलाइक भी हो सकते थे। नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है यार, नॉट श्योर। बात समझ में आ गई? तो मुद्दे की बात है कि हमें ये बात ध्यान में रखनी है, कि रिपल्शन जो होता है अगर हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, तो यू कैन इजिली प्रिडिक्ट कि दोनों चार्जेस का नेचर लाइक रहा होगा। सो रिपल्शन इज श्योर टेस्ट, पक्की बात है फॉर द नेचर ऑफ चार्जेस। आप बोल पाएंगे कि नेचर उनका लाइक है, पर अट्रैक्शन में वो लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी। सो दैट इज नॉट दी श्योर टेस्ट। टिप थ्री देखिए, ये सवाल बहुत कॉमन है कि एक बड़ा चार्ज है Q, आपने ना इसे दो टुकड़ों में बांटा, एक Q डैश हो जाएगा और एक जो है बचा हुआ वो Q माइनस Q डैश हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपने किसी एक सेपरेशन R0 पे रख दिया मान लीजिए। तो अगर आपसे यहां पूछा जाए कि इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, किनके बीच का, ये जो दो टुकड़े हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है, फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू बी मैक्सिमम, इसे मैक्सिमम होने के लिए दोनों ही चार्जेस का 50-50% होना जरूरी है। इसका मतलब अगर एक बड़े चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ा या एक बड़े मास को दो छोटे हिस्सों में तोड़ा, तो उन दोनों मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होने के लिए या उन दोनों चार्जेस के बीच का कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होने के लिए ये बात जरूरी है कि वो दोनों ही चार्जेस जो हैं वो आधे आधे हों। इसका मतलब है नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, अगर कोई रेशो पूछे Q डैश बाय Q माइनस Q डैश या Q1 बाय Q2 का, तो ध्यान रखिए ये 1:1 होता है, 1:1 होता है, बराबर होना जरूरी है। और समटाइम्स सवाल यही होता है मगर रेशो आपसे ये नहीं पूछ रहे होते, रेशो पूछ रहे होते हैं Q डैश बाय Q का। तो ध्यान रखिए जो Q डैश हिस्सा है ये ओरिजिनल का 50% है, तो ये 1/2 होना चाहिए और 50% होना चाहिए। बात समझ में आई? या तो रेशो पूछा जा सकता है कि इन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशो बताइए, या फिर पूछा जा सकता है कि फाइनली किसी एक का ओरिजिनल वाले से रेशो बताइए। मुझे लगता है आपको दोनों ही रेशो ध्यान में रखने चाहिए। ऑलराइट, दिस इज टिप 3। ये टिप 3 है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो मुझे लगता है एक बार देख लीजिए तीनों टिप्स, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दैट्स क्लियर। चलिए एक और बात करते हैं, दो छोटी छोटी टिप्स और दिए देता हूं। टिप 4 भी क्या है, यदि दो चार्जेस के बीच में पूरा का पूरा वैक्यूम हो, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में पूरा का पूरा वैक्यूम हो, तो आप बोल पाएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K mod Q1 mod Q2 by R स्क्वायर से आंसर निकल जाएगा। अगर पूरे के बीच में मीडियम हो तो वैक्यूम का निकाल के एप्सिलॉन R से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। लेकिन सर कैसा रहे अगर थोड़ा सा वैक्यूम और थोड़ा सा मीडियम हो, कुछ थोड़ा थोड़ा, तो अगर ये पूरा d डिस्टेंस है या R0 डिस्टेंस है और इसमें यहां पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R और थिकनेस T है, ओके, दैट्स अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो हो जाता है K mod Q1 mod Q2 बाय दोनों के बीच की इफेक्टिव दूरी R0 थी, ओरिजिनल दूरी R0 थी, इसमें से आप माइनस करेंगे T, इसमें से आप माइनस करेंगे T प्लस ऐड कर देंगे T रूट एप्सिलॉन R और इस पूरे का स्क्वायर। आई रिपीट, K mod Q1 mod Q2 बाय R0 ओरिजिनल दूरी थी, उसमें से आपने T माइनस किया और उसमें ऐड कर दिया T रूट एप्सिलॉन R और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर मैं आपको टिप 5 दूं जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय अब हम रख दें कंडक्टिंग स्लैब, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी ओरिजिनली R0 है और अभी आपने क्या कर दिया, यहां रख दिया है आपने T थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब। तो ध्यान रहे कि कंडक्टर के केस में जो एप्सिलॉन R होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया भी था भाई, कंडक्टिंग के केस में जो एप्सिलॉन R होगा वो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। ऑलराइट, ऐसी सूरत में अगर आपको यहां पर फोर्स लिखना है तो पीछे सीखे गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां लेफ्ट हैंड साइड पे सीखे गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग K mod Q1 mod Q2
बाय इसे आप लिखेंगे आर नॉट माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर, जिसमें ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू यार टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी डाल दोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, जीरो। इसका मतलब है नो इंटरैक्शन, नो इंटरैक्शन। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि यदि दो चार्जेस के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कंडक्टर से लेफ्ट हैंड साइड की दुनिया और कंडक्टर से राइट हैंड साइड की दुनिया इंडिपेंडेंटली अनअफेक्टेड बिहेव करेंगी। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज को आगे पीछे करें तो राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल, इन सब चीजों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और राइट हैंड साइड पे कोई छेड़छाड़ की जाए चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से तो उसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो ये दोनों ही चीजें आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान जो है आपको ये दोनों ही फॉर्मूले मन में रखने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्मूले हैं। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्राफिकल सेक्शन को लेकर भी, ग्राफिकल सेक्शन को लेकर फिर प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। तो टिप 6, अगर मैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच की ही बात कर रहा हूं, ये मॉड Q1 है, ये मॉड Q2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो मुझे पता है कि यहां पर जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो फॉलो करता है। अब मैंने बनाने हैं यार यहां पे चार ग्राफ, F वर्सेस R, F वर्सेस R स्क्वायर, F वर्सेस 1 बाय R एंड F वर्सेस 1 बाय R स्क्वायर। ठीक है जी, ये सारे के सारे ग्राफ्स एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ग्राफ में हमें पता है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। मैं f को रिप्लेस कर दूंगा y कोऑर्डिनेट से और r को रिप्लेस कर दूंगा x कोऑर्डिनेट से। तो देखिए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता। यहां देखें, अगर फॉर्मूला तो वही है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, f को मैं y वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा और r स्क्वायर को, गौर कीजिएगा, r स्क्वायर को, पूरे के पूरे r स्क्वायर को x वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा। तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये कैसा ग्राफ होता है? दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहला वाला दिख रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा रहा था, मगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं था, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का नहीं। ठीक इसी तरीके से f 1 बाय r अगर हम देखें तो आप f 1 बाय r स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा। f को आप रिप्लेस कर सकते हैं y वेरिएबल से, और 1 बाय r को अगर आप रिप्लेस करेंगे x से तो ये 1 बाय r का स्क्वायर है, यानी कि ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आया है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और अगर मैं f वर्सेस 1 बाय r स्क्वायर प्लॉट करूं तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। f को आप रिप्लेस कर सकते हैं y वेरिएबल से और पूरे के पूरे 1 बाय r स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं x वेरिएबल से। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वही है फोर्स, और प्लॉट कर रहे हैं आप दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ, पर उसकी अलग अलग पावर्स हैं। तो बहुत बारीकी से समझना है ग्राफिकल सेक्शन को। सही है, मुझे लगता है फंडा क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, नाउ अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज क्या क्या है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एज अ फोर्स हम बात कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फोर्स वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि चार्जेस के आपस में इंटरैक्ट करने के लिए उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन, इन शब्दों का प्रयोग इंटरैक्शन एट अ डिस्टेंस पे ही किया जाता है। मतलब अगर दो चीजें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, इस बात को हम देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूर रख के डिस्टेंस पे ही इंटरैक्शन जज किया जा सकता है। ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब है कि
दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन उन दोनों को ज्वाइन करने वाली, उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। आपस में कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दैट इज वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ जो होगा वो 0 होगा। वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और तीसरी बात जो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं आगे चल के पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो आप बोलेंगे वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के लिए लगने वाला फॉर्मूला ये होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसके अलावा ये सारे के सारे फोर्सेस यार लॉन्ग रेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। इसकी आगे चल के जरूरत पड़ सकती है इस पॉइंट की, स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, मीडियम बदलने पे इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बदल जाता है। satisfy or follows Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. For every action, there is an equal and opposite reaction. और इसके अलावा दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन किसी तीसरे की मौजूदगी पे निर्भर नहीं करता, म्यूचुअली एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट म्यूचुअली। इसका मतलब दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स किसी Q3 की प्रेजेंस से हमेशा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेट फोर्स जो लगेगा निकलता है वो वेक्टर सम से निकलता है, नेट फोर्स हमेशा वेक्टर सम से निकलता है, मगर जो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो किसी तीसरे की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। राइट, तो हमने बात की कूलम्स लॉ पर बेस, हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखे, हमने बात की उनकी प्रॉपर्टीज की, और लिमिटेशन के बारे में जो चर्चा है वो हम नीट ट्रिक्स में देखेंगे यार। नीट ट्रिक्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, कूलम्स लॉ की, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन की, तो नीट ट्रिक्स के सभी सेशन को अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। चलिए, अगर ये सारी बातें हमारे मन में बैठ चुकी हैं तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। हमें ऐसा कहा गया है कि एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है माइनस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मान लेते हैं कि R है सपोज। तो नेचुरली ये फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो आप बोल सकते हैं कि शेयर जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू K मॉड Q मैग्नीट्यूड लेते हैं ना बाय R स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ 25% चार्ज ऑफ A is transferred to B, 25% चार्ज ऑफ A is transferred to B, तो 25% जो है ना 25%, और बेसिकली Q/4 आपने यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया है, तो आपके पास अब जो चार्ज होगा ये हो जाएगा Q में से Q/4 चला गया, Q माइनस Q/4 दैट इज 3Q/4 पॉजिटिव में, और यहां ये जो माइनस Q है इसमें Q/4 आ गया है, तो माइनस Q प्लस Q/4 दैट इज माइनस 3Q/4। समझ पा रहे हैं, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो गया है तो 3/4 बचा, -1 में ये 1/4 ऐड हो गया है तो ये -3/4 बचा, और सेपरेशन अभी भी इनके बीच की क्या है, R ही है। तो यहां पर अगर मैं इनके बीच का नया फोर्स F' निकालने की कोशिश करूं, उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, दैट विल बी K। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड 3Q/4 है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 3Q/4 ही है, बाय R का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 3 × 3 9/16 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। देख पा रहे हैं सारी बातें, और इससे क्या निकल कर आ गया, 9/16 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, आप F बोल सकते हैं, F बोल सकते हैं। सो सही जवाब क्या है, दैट इज 9/16 F। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, ये भी अपने आप में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हमें बस छोटी छोटी बारीकियां पता होनी चाहिए और सिंपल फॉर्मूले और बेसिक लॉजिक या प्रॉपर्टीज जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मॉडिफाइड लेवल जो सवाल आते हैं, जो अच्छे एडवांस लेवल सवाल है, उन्हें भी इजीली ओरली चुटकियों में कैसे करना है वो मैंने आपको नीट ट्रिक्स के सेशन में सिखाया हुआ है, तो उसे फॉलो जरूर कीजिए। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। सवाल को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल,
टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q, दो पॉजिटिव आयन है, दोनों के ऊपर चार्ज q है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है। इफ f इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज q है, तो ये जो q है ये बेसिकली n इंटू ई के बराबर होता है, n इंटू ई, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है तो नेचुरली ये प्लस q होगा, और दो पॉजिटिव आयंस दिए गए, ये वाला भी प्लस q है। और आप बोल सकते हैं जो भी चार्ज होता है वो कुछ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने के कारण नेगेटिव चार्ज होता है, और उनकी डेफिशिएंसी कमी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से n इलेक्ट्रॉन्स और यहां से n इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो जो चार्ज होगा वो n नंबर इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, और दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग जो है वो सेम होंगे, क्योंकि दोनों जो चार्जेस है वो बराबर है, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, दोनों के बीच का सेपरेशन d है, एंड दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। भाई सभी के सभी ऑप्शंस में माइक, ठीक है, सभी के सभी ऑप्शंस में ना एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट दिया गया है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इन दोनों चार्जेस को कहां पे रखा है आपने, वैक्यूम में, और इनके बीच का फोर्स जो है वो F है। तो आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये k मॉड q1 मॉड q2 बाय r स्क्वायर होता है, ठीक है। फोर्स तो ये होता है, फोर्स कितना दिया गया है, F दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज भाई उसका मैग्नीट्यूड n ही है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी n ही है, बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है, इसका लेना है स्क्वायर। तो F विल बी इक्वल टू n स्क्वायर e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, हमें निकालना है n का वैल्यू, सो n विल बी इक्वल टू क्या निकलेगा जी, मल्टीप्लाई कीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर बाय e स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और n चाहिए तो इसका ले लेंगे रूट। तो आंसर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f b है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर बाय e स्क्वायर। ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल सही जवाब निकलकर आ रहा है कि n की वैल्यू निकलकर आ गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर बाय e स्क्वायर। बिल्कुल सिंपली सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, किसी तरीके की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। हालांकि इसी सेशन के एंड में मैं कुछ एडवांस लेवल सवाल भी लूंगा, लाइक जो अच्छे लेवल के सवाल आए हैं, अपने आप पे बेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर फिलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेड सवाल है वो बहुत सिंपल और मॉडरेट ही होते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। दो चार्जेस है कैपिटल Q, ये भी Q है और ये भी Q है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि R0 है, सपोज कीजिए, और आपसे कहा है कि इनके बीचों बीच का मतलब है कि एक दूरी जो हो जाएगी वो R0/2 हो जाएगी, मिड पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। यहां आपने Q चार्ज रख दिया है। इन तीनों ही चार्जेस का जो सिस्टम है विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, तो इनकी थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं, ये A पॉइंट पे रखा गया चार्ज है, ये B पॉइंट पे रखा गया चार्ज है, और ये C पॉइंट पे रखा गया चार्ज है। अगर सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करनी है तो किसी एक चार्ज को पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम मींस ईच चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। जो भी चार्ज है छोटा या बड़ा मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए यार, ठीक है जी। तो इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझा जाए तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो Q चार्ज है, ये जो B वाला चार्ज है, इसने A वाले चार्ज को, भाई C वाला चार्ज और A वाला चार्ज तो आइडेंटिकल है, तो C वाले चार्ज ने A वाले चार्ज को पकड़ के आगे धकेला होगा, क्योंकि मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो धकेल दिया, पुश कर दिया। अब इसे अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो इस स्मॉल q चार्ज ने इसे पीछे खींचा होगा, और पीछे खींचने के लिए दिस मस्ट बी नेगेटिव। समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। अगर ये बीच वाला चार्ज भी पॉजिटिव होता तो ये भी पुश कर देता, धकेल देता, तो नेचुरली इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। अगर आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका नेगेटिव होना जरूरी है। समझ गए? तो भाई ये इसीलिए नेगेटिव होना चाहिए ताकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट करके बैलेंस हो जाए। तो क्या हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम के लिए जो फोर्स C ने A पे लगाया,
जो फोर्स सी ने ए पर लगाया इसका मैग्नीट्यूड और जो फोर्स बी वाले चार्ज ने ए पर लगाया इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम होने चाहिए यार, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सी वाले ने क्या लगाया, के मॉड क्यू बाय दोनों के बीच की दूरी आर नॉट का स्क्वायर, और बी वाले ने क्या लगाया, के मॉड स्मॉल क्यू बाय दोनों के बीच की दूरी आर नॉट बाय 2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो देखिए के मॉड क्यू से के मॉड क्यू एक तो कट ही गया है, और यहां से ये आर नॉट स्क्वायर है, और देखिए आर नॉट स्क्वायर बाय 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड क्यू निकल कर आएगा मॉड कैपिटल क्यू बाय 4, और क्यू जो है वो निकल कर आ जाएगा माइनस क्यू बाय 4, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी था कि यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो तीसरे का नेगेटिव होना जरूरी है, इसीलिए फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन ए माइनस क्यू बाय 4 निकल कर आ रहा है। ठीक है जी, तो हमें इसमें बस सोचना है, थोड़ा सा लाइन ऑफ थॉट ये होना चाहिए कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब सिस्टम का हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। नंबर 2 बात, अगर एक्सट्रीम वाले चार्ज ने मेरे दूसरे कॉर्नर वाले चार्ज को रिपेल किया है तो बीच वाले चार्ज की वजह से होना चाहिए आकर्षण, अट्रैक्शन, जिस कारणवश उसका नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। राइट, चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे। राइट, अब ये आखिरी के 2 सवाल जो है यार, ये एग्जाम में आए हुए अब तक के सबसे बेहतरीन सवाल हैं, तो देखते हैं यार, इनकी ब्यूटी ही अलग है। क्वेश्चन कह रहा है 2 पिथ बॉल्स, आपको दिख भी रहा होगा फिगर में, यहां 2 पिथ बॉल्स हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y दिया है और ये बेस डिस्टेंस r दिया है, इनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं एंड इक्वल चार्जेस हैं, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, स्ट्रिंग की लेंथ भी इक्वल है, इक्वल लेंथ, इक्विलिब्रियम सेपरेशन दोनों के बीच का r है, और अब आपने इसको स्ट्रिंग को रिजिडली क्लैंप किया है हाफ हाइट पे, यानी जो डिस्टेंस y था वो कितना हो गया है, y बाय 2 हो गया है, और इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो अब r डैश है, नया सेपरेशन r डैश है, वो r की टर्म्स में कितना होगा ये बताना है। मैं फिर से दोहरा दूं अपनी बात को, आपने इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के कंपैरिजन से फाइनल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की टर्म्स में निकालना है। तो आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं पहले कि क्या हो रहा है। हम ये कहेंगे कि किसी एक फिगर को आप कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए आपने कहा ये P पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और वर्टिकल के साथ बनने वाला ये वाला एंगल फिलहाल के लिए पाई है, सपोज कीजिए, तो यहां जो भी चार्ज है Q, ये क्या क्या झेल रहा होगा, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। आप कहेंगे कि अगर ये टेंशन T है तो ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाई बनाते हुए इधर आ जाएगा T cos फाई कंपोनेंट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इक्विलिब्रियम के अंदर mg को बैलेंस करना, और इधर निकलकर आ जाएगा T sin फाई कंपोनेंट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना। ठीक है, और फिलहाल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर आ रहा होगा वो देख लेते हैं। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कैन से T sin फाई जो है, T sin फाई वो किसके बराबर निकल कर आ जाएगा यार, ये बराबर निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, विच कैन बी रिटन एज इक्वल चार्जेस होने के कारण KQ स्क्वायर बाय दोनों के बीच की सेपरेशन शुरुआत में कितनी है R, तो R स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। एंड y डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं नेट ऊपर वाला मस्ट बी इक्वल टू नेट नीचे वाला, तो T cos फाई जो है यार वो mg के बराबर आ जाएगा, डिवाइडिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग, हमें मिलेगा T कैंसिल आउट होकर tan फाई, दैट विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय mg R स्क्वायर। सर आप करना क्या चाह रहे हैं, मैं बेसिकली पुरानी सिचुएशन और नई सिचुएशन की ज्योमेट्रिकल कंडीशन को रिलेट करना चाह रहा हूं, तभी तो पुरानी ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है इनके बीच का रिलेशन आएगा। भाई नया वाला डिस्टेंस r डैश पुरानी r की टर्म्स में क्या है, चारों के चारों ऑप्शन यही दर्शाते हैं। अब यार ये tan फाई अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, tan फाई, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, और अगर separation between the ball now becomes, और इनफैक्ट tan phi अगर मैं परपेंडिकुलर बाय बेस करूं तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बाय 2 है और बेस डिस्टेंस जो है वो y है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बाय 2 है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा बॉस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r बाय 2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो y दिया गया है। ठीक है जी, तो tan phi को आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो r बाय 2 बाय y जो है that is equal to KQ square by mg R square।
थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की अगर कोशिश करें, भाई ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो अच्छा फिलहाल के लिए ना आप ये देखिए कि ये एम जी आर स्क्वायर है, ये आ जाएगा आर बाय 2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एम जी आर स्क्वायर। जो भी चीजें नहीं बदलेंगी इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में, जो भी चीजें नहीं बदलेंगी उनको कर लीजिए एक तरफ। ये 2 नहीं बदलेगा, r और y दोनों बदलेंगे। ये k नहीं बदलेगा, ये q नहीं बदलेगा, ये m नहीं बदलेगा, ये g नहीं बदलेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं 2kq स्क्वायर बाय, देखिए 2kq स्क्वायर बाय mg। इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन में बिल्कुल नहीं बदलेगी। और ये किस के बराबर आएंगे? ये बराबर आ जाएगा r क्यूब बाय y के। इनिशियली आर क्यूब बाय वाई के बराबर आएगा इनिशियली। फाइनली यही किसके बराबर हो जाएगा? आर क्यूब की जगह कौन ले लेगा बॉस? आर क्यूब की जगह ले लेगा आर डैश क्यूब। ओके, क्योंकि फाइनल दूरी आर डैश हो चुकी होगी। और ये जो हाइट y है इसकी जगह कौन ले चुका होगा? y बाय 2। ये आ जाएगा फाइनली बात समझ पा रहे हैं? मैंने ये देखा कि इनिशियल सिचुएशन में कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस आर दूरी को गवर्न कर रही हैं। भाई सेकेंड सेटअप में आर की जगह आर डैश होगा और दोनों दूरियों को आपस में रिलेट करने के लिए केवल उन फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा ले लीजिए जो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में बदल नहीं रही हैं। कौन सी नहीं बदल रही? भाई क्वेश्चन टफ है मगर छोड़ने वाला सवाल बिल्कुल नहीं है। एक ये सवाल है और एक इससे अगला सवाल होगा, दोनों ही टफ है, पहले प्रिपेयर करके चल रहा हूं। मगर एक बार अगर देख चुके होगे और एग्जैक्टली डिट्टो यही सवाल आ जाएगा तो तुमसे जरूर बनना चाहिए यार, ठीक है ना? तो लाइन ऑफ थॉट समझने की कोशिश करना। इनिशियल दूरी और फाइनल दूरी को आपस में रिलेट करने के लिए पहले मैं सहारा इस बात का ले रहा हूं कि इनिशियल फिजिकल क्वांटिटीज और फाइनल फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बदलने वाली नहीं है। तो देखिए 2k स्क्वायर और mg, ये तो वैसे का वैसे ज्योमेट्रिकल रिलेशन जो r क्यूब बाय y था, अब वो r डैश क्यूब बाय y बाय 2 हो जाएगा। y की जगह y बाय 2, r की जगह r डैश। समझ गए? सो फाइनली आप क्या बोल पाएंगे कि ये दोनों क्योंकि बराबर होने चाहिए तो r क्यूब बाय y विल बी इक्वल टू r डैश क्यूब बाय y बाय 2। तो देखिए y कैंसिल आउट हो गया, r डैश का जो क्यूब है वो r क्यूब बाय 2 हो गया है। यानी r डैश जो दूरी है वो r बाय क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया है। r बाय क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया है। ये आ गया है आपका फाइनल आंसर कि r डैश जो है वो r बाय क्यूब रूट ऑफ 2 है। तो r डैश जो है वो r बाय क्यूब रूट ऑफ 2, ये आपका ऑप्शन बी फाइनल जवाब है। अपने आप में एक बेहतरीन सवाल। इस बेहतरीन सवाल में और इस तरीके के सवालों में करते क्या है, इनिशियल और फाइनल जो चीजें बदल रही है वो तो आप निकालना चाहते हो, मगर इनिशियली और फाइनली जो चीजें नहीं बदल रही सहारा लेना पड़ेगा उनका। ठीक है, जैसे ये 2kq स्क्वायर बाय mg, ये इनिशियली और फाइनली नहीं बदल रहा था यार। फंडा क्लियर है ना? चलिए डिस्कशन को बड़ा एक बार देख लो यार, वीडियो को पॉज करके पहले मंथन कर लो, प्रोसेस कर लो, समझ लो, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं यार। चलिए अगला सवाल और इस मुलाकात का आखिरी सवाल मगर होने वाला है ये भी काफी बेहतरीन। पहले से बता रहा हूं टफ होगा, इसीलिए छोटी छोटी बातों को मन में बिठाते हुए चलना और एक बार खत्म करने के बाद, प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने के बाद मैं क्विक रिकैप दूंगा और लाइन ऑफ थॉट पे, सोच पे हमेशा की तरह एम्फेसाइज करूंगा कि यार सवाल सामने आए तो उसे सोचना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D। भाई हमारे पास सिचुएशन ये है कि कॉमन पॉइंट P से 2 स्फीयर्स को सस्पेंड किया गया है और ये आइडेंटिकल स्फीयर्स है। ये भी हो गया है Q और ये भी हो गया है Q और स्ट्रिंग लेंथ भी सेम है यार। ये लेंथ दी गई है, इधर भी L और इधर भी L। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन D है विच इज लेस देन L। इससे पता क्या चलेगा? एंगल्स विल बी स्मॉल। और अगर एंगल्स स्मॉल होंगे, अगर ये दूरी कम है, तो यहां ये वर्टिकल के साथ बनने वाले जो एंगल होंगे जो दिए नहीं गए हैं क्वेश्चन में, पर पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिख सकते हैं फाइ, मान लेते हैं कि ये फाइ है। इसका मतलब आप ये बोल पाएंगे कि फाइ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan फाइ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू sin फाइ एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट थीटा, tan थीटा और sin थीटा जो है
वो सबके सब बराबर आ जाएंगे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह, इसी वजह से फिगर भी ऐसी आएगी एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन पिछले क्वेश्चन में ना आपने क्लैंपिंग की थी और चार्ज फिक्स था, क्लैंपिंग कर दी थी आधी हाइट पे। अब चक्कर क्या है, इस सवाल में चार्जेस लीक करना शुरू करेंगे, जिनके कारण चार्जेस लीक करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड कम होगा तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, और आपको बताना है कि अप्रोच वेलोसिटी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन टफ भी है थोड़ा सा, क्योंकि काफी सारे फिजिक्स के फंडे इसमें लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, ये बातें ठीक है, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। आपको दिया गया है कि ये जो dq बाई dt होगा, ये कांस्टेंट दिया गया है, dq बाई dt क्या दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, कांस्टेंट दिया गया है, चार्ज लीकिंग जो है वो कांस्टेंट होगी, जिस कारण वह एक दूसरे के पास आएंगे। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। तो मान लेते हैं कि अगर इनके बीच का सेपरेशन अगर x है किसी मोमेंट पे, अगर इनके बीच का सेपरेशन x है किसी मोमेंट पे, कम होते 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 इनका सेपरेशन x हो गया है किसी मोमेंट पे, तो dx बाई dt जो है और v, dx बाई dt जो है और v, देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। ये जो है वो v जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ x, वो x पे कैसे निर्भर कर रहा है ये बताना है। dx बाई dt या v जो है वो x पे कैसे निर्भर कर रहा है ये बताना चाहते हैं हम, ठीक है जी। तो फटाफट से सवाल के साथ शुरू करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि यहां पे टेंशन T लग रही है बॉस, जिसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये एंगल फाई है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इधर भी फाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि T cos फाई जो है उसका काम होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी mg को बैलेंस करना, और T sin फाई जो है किसी भी मोमेंट पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन में, यहां से शुरू करता हूं, देखिए x डायरेक्शन में आप ये बोलेंगे कि नेट आगे वाला मस्ट बी इक्वल टू नेट पीछे वाला, यानी कि T sin फाई जो होगा यार वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया है, kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर। आपने x क्यों लिया है सर, क्योंकि हम इनिशियल मोमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बॉस, हम इनिशियल मोमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी एक पल में, करीब आने के दौरान किसी एक पल में बात कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो तभी अटेन होगी ना यार, प्रोसेस के दौरान अटेन होगी ना यार। तो T sin फाई इक्वल्स टू kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर है, kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर है, ठीक है। और y डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो नेट ऊपर वाला मस्ट बी इक्वल टू नेट नीचे वाला। नेट ऊपर वाला क्या है, T cos फाई, और नेट नीचे वाला क्या है यार, mg है, mg है। इसे कर देते हैं डिवाइड। जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे क्या निकल कर आएगा, इसे डिवाइड करते ही हम बोलेंगे tan फाई, tan फाई, tan फाई जो कि स्मॉल एंगल होने के कारण, अच्छा फिलहाल देखो tan फाई जो है वो किसके बराबर आ गया, kq स्क्वायर बाय mg x स्क्वायर। मगर सर समय के साथ साथ चार्ज भी वेरी करेगा, समय के साथ साथ x भी वेरी करेगा, और समय के साथ साथ एंगल भी वेरी करेगा। इतनी सारे वेरिएबल्स बर्दाश्त नहीं है हमें तो अब क्या करेंगे, tan फाई को अप्रोक्सीमेटली sin फाई बोल पाएंगे। अब ऐसा क्यों, sin फाई ही क्यों, पिछले सवाल में जब tan फाई आया था तो मैंने उसे परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा था, क्योंकि बेस वाला डिस्टेंस y गिवन था। इस सवाल में परपेंडिकुलर जो है और वो हम x बाय 2 ले लेंगे, और हाइपोटेनियस L गिवन है, और हमें हिंट भी गिवन है कि एंगल्स अगर छोटे हैं तो आप sin फाई tan फाई को बराबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि sin फाई विच इज परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के अंदर sin फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर देखिए x बाय 2 होगा और हाइपोटेनियस जो है वो L होगा। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के कारण तकरीबन तकरीबन बराबर है किसके, kq स्क्वायर बाय mg x स्क्वायर के, kq स्क्वायर बाय mg x स्क्वायर के। इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, यदि इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलूं तो यहां मुझे मिलेगा कि mg x क्यूब जो है, mg x क्यूब, जरा ध्यान से देखिएगा, mg x क्यूब, mg x स्क्वायर इधर ले जाइए, ये x क्यूब हो गया, और डिनोमिनेटर का 2l उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2klq स्क्वायर, 2klq स्क्वायर। mg x क्यूब जो है वो 2klq स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन से मैं दो बातें कंक्लूड करना चाहूंगा। पहली बात मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि x क्यूब जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है। एक्स क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है, या जरूरत पड़ने पे एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू टू द पावर 2/3 है, या जरूरत पड़ने पे क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 3/2 है, जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो हमारे पास x और q का रिलेशन आ चुका है, x और q का रिलेशन आ चुका है। लेकिन सर ये किसको चाहिए था? हमें x और q का रिलेशन नहीं चाहिए था, हमें dx by dt और dq by dt का रिलेशन चाहिए था, क्योंकि dx by dt पूछा गया है और dq by dt कांस्टेंट दिया गया है, dq by dt कांस्टेंट दिया गया है। तो देखिए और क्या कह सकते हैं हम, यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, 3x स्क्वायर dx by dt जो होगा, 3x स्क्वायर dx by dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q dq by dt है, जहां पे ये जो dq by dt वाली टर्म है ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वाली चीजें प्रोपोर्शनैलिटी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं भाई? आपसे dx by dt का वेरिएशन पूछा गया है एज अ फंक्शन ऑफ x, और इंफॉर्मेशन दी गई है dq by dt के बारे में। मैं समझ रहा हूं सवाल बड़ा है, मगर इसको करने का यही सही तरीका है, तो इसीलिए मन को थोड़ा सा कंट्रोल रखें और आराम से समझते चलें सवाल को। तो 3 कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, 2 कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहां से ये एक्स स्क्वायर और dx by dt, जिसे आप v भी बोल सकते हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq by dt भी कांस्टेंट है, दिया गया है, तो ये भी प्रोपोर्शनैलिटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बचेगा क्या यार? बचेगा क्या? बचेगा यहां पे q, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है। और अभी मैंने आपको बताया था कि हमें अगर वेलोसिटी का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए तो इस q को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, और इस q को रिप्लेस करने के लिए देखिए मैंने आपसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 लिखा जा सकता है। तो x स्क्वायर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 आ गया है, यानी कि 1.5 आ गया है। तो देखिए अगर x स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो 3/2 -2 यानी कि -1/2 आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2। और देखें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, मेरा आपको सजेशन है कि एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके इस सवाल और पिछले सवाल को दोबारा से जरूर देखें, आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा कि यार सवाल में पूछा क्या गया है। एक क्विक रिकैप मैं भी दिए देता हूं। आपसे कहा गया है सिचुएशन को देकर कि अगर चार्ज एक कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है तो चार्ज लीक करेगा, रिपल्शन फोर्स कमजोर पड़ता जाएगा, बॉब्स और ये बॉल्स एक दूसरे के पास आती जाएंगी, उनकी अप्रोच वेलोसिटी x पर निर्भर कैसे कर रही है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर कैसे कर रही है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कांस्टेंट चीजों को आप हटा देते हैं या उन्हें इक्वेट कर देते हैं, यहां कांस्टेंट चीजें प्रोपोर्शनैलिटी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और आपको केवल और केवल वेरिएशन देखना है। वेरिएशन के दौरान dq by dt कांस्टेंट है मगर q वेरी कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए x की फॉर्म में, तो q x के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो भी हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर ली। ऑलराइट, तो यार अब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेक्शन है उसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। तो भाई अभी तक की मुलाकात में हमने ये देखा कि दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इनका फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आपस में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, और यदि दो चार्जेस ये पॉइंट चार्जेस होंगे तो इनके बीच के फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को गवर्न करने के लिए कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है। पर ये तो बात तब की है जब एक चार्ज का एक चार्ज के साथ इंटरैक्शन देखा जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक मास का दूसरे मास के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन देखा जाता है और एक मैग्नेटिक पोल का दूसरे मैग्नेटिक पोल के साथ या एक करंट कैरिंग कंडक्टर का दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के साथ इंटरैक्शन देखा जाता है, राइट। लेकिन इन्हीं पार्टिकल पार्टिकल मास मास या करंट कैरिंग कंडक्टर्स के इंटरैक्शन को समझने का एक दूसरा नजरिया यह भी है कि एक ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक तरीके की फील्ड क्रिएट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट की फील्ड पहले वाले ऑब्जेक्ट की फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन को समझने का दूसरा नजरिया है कि आप फील्ड फील्ड इंटरैक्शन को समझें। जैसे कि दो चार्जेस का आपस में इंटरैक्ट करना
इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक चार्ज ने अपने आसपास अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, दूसरे चार्ज ने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, और ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। ठीक इसी तरीके से दो मासेस का इंटरैक्शन उन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटरैक्शन कहा जा सकता है, और दो मैग्नेट्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स का इंटरैक्शन जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड का दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन के थ्रू समझा जा सकता है। यानी कि हमने क्या सीखा कि पार्टिकल पार्टिकल इंटरैक्शन को समझने का दूसरा नजरिया फील्ड फील्ड इंटरैक्शन भी है, जहां ये पार्टिकल्स जो है वो अपने आसपास अपने ग्रेविटेशनल चार्ज या मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करवाते हैं, एक्सर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो समझने वाली बात यह है कि एक चार्ज के आसपास की वो जगह जहां उसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके, एक चार्ज के आसपास की वो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। और वहां इफेक्ट कितना स्ट्रांग है इस बात को मेजर करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो देखिए जरा, मैं ये कहूंगा कि यहां मेरा अभी के लिए एक पॉइंट चार्ज Q0 अपने आप में एक सोर्स चार्ज है यार। दिस इज माय सोर्स चार्ज। तो अगर ये सोर्स चार्ज है तो इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेटअप हो चुका होगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप होगा, यानी कि एक पॉइंट चार्ज के आसपास इंफिनिटी तक, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं तो इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक चार्ज के आसपास की वो जगह जहां इसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके, तो वो दूसरा चार्ज जो होता है उसे आप टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जनरली वो +1 कूलम होता है, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, तो इस सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है और कितना है, ये इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को दर्शाता है। और जिस रीजन में ये इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सही है भाई, एक बार फिर से दोहराता हूं, एक सोर्स चार्ज के आसपास की वो जगह जहां उसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी दूसरे टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके। टेस्ट चार्ज जनरली बट नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वो +1 कूलम हो, मगर प्रेफरेंस होती है कि वो +1 कूलम लिया गया हो। और अगर ये दूरी r है तो भाई इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो आप कहेंगे यहां पर हियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ये Q जो है ये यहां पर टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है जी, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में सेपरेटली बात करूं तो मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू K mod Q0 बाय R स्क्वायर। भाई ये कंजर्वेटिव फील्ड है और इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, अपने आप में एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य, वर्कडन जो होता है वो रास्ते पे निर्भर नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो जनरली हमें यह पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हैं तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो -du/dr करके निकलता है, -du/dr करके। ठीक इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो -dv/dr करके निकलेगा। ठीक है, आगे की बात है, -dv/dr करके निकलेगा, आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये तो जिक्र है मैग्नीट्यूड का, बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो होगा E कैप, आप इसे बोलेंगे अगर चार्ज Q0 पॉजिटिव है, यदि Q0 पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन समझिएगा ध्यान से। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो यहां रखे गए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को धकेला जाएगा, पुश मिलेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। सो इफ Q0 इज पॉजिटिव, the electric field vector direction is away from the source charge, away from charge। ठीक है, सोर्स चार्ज। और अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ भाई, अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहां रखे गए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आकर्षण फील होगा, अट्रैक्शन मिलेगा, तो आप कहेंगे टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज।
सही है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज है, यदि ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज है तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम आ जाएगी, या फिर माइनस डीवी बाई डी आर से वोल्ट पर मीटर आ जाएगी। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर यूनिट्स होती हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये एस्पेक्ट तब है, ये एस्पेक्ट तब है जब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रही है, पैदा हो रही है, किसी एक चार्ज की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अभी फील्ड फील्ड इंटरैक्शन समझाते हुए मैंने आपको यह भी समझाया था कि अगर इस चार्ज को एक्सटर्नल मौजूदा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो यह भी समझ लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, टिप ये है मेरी तरफ से कि अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a charge inside electric field, external electric field। मतलब अब इस टॉपिक को समझने का दूसरा नजरिया है। भाई हमने देखा कि अगर एक चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसके बारे में सारी बातें आपके सामने ये रही। और ध्यान रहे मैं KQ/R² लिख रहा हूं तो मेरी अजम्पशन है कि ये वैक्यूम में है। अगर मीडियम में होता है तो क्या करते हैं, वैक्यूम में निकाल के मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि कूलम्स लॉ में मैंने आपको सिखाया था। ऑलराइट, अभी हम नीट्रिक्स वाली कुछ चीजें भी देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े सवालों के जवाब जो है वो चुटकियों में निकाले जा सकते हैं। ऑलराइट, पर उससे पहले ये वाली क्रिएटेड फील्ड है, मगर अब जो बताने जा रहा हूं उसमें एक चार्ज का बाहरी मौजूदा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन है। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल है बॉस। तो यहां पर इस फील्ड के अंदर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो मुझे यह समझना होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और ये जो फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड आता है Q इंटू ई। नेगेटिव चार्जेस को रखेंगे तो वो फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी आता है Q इंटू ई। यानी फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। पॉजिटिव चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होता है मगर डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी कि आगे चल के हमारे अगले इंटरेक्शन में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का जिक्र करेंगे तो डाइपोल का मतलब उसमें दोनों पोल्स मिलेंगे बॉस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वहां पे लगेगा टॉर्क, टर्निंग, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए टर्न होना शुरू हो जाएगा और इसी टर्निंग इफेक्ट को आप टॉर्क भी कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगता है मगर नेट फोर्स नहीं लगता अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि ये QE और ये QE एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये छोटा सा जिक्र है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, रीजन को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे और मीडियम में डालने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर चार्ज को ही उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा। ये सारी बातें आपके सामने हैं, ध्यान दीजिए। फिर सवालों के साथ शुरू करते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। पहला सवाल, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है भाई, रेस्ट से शुरू कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो h दूरी गिरता है इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, एक तो पहले ये ले लेते हैं डिस्कशन में। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये रही सिचुएशन, ठीक। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट से शुरू करेंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव होने के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये लग गया है इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब की बार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है,
अब की बार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया है, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन लग रही है, ठीक है, डाउनवर्ड्स है। और आप ये कहेंगे कि अब की बार आपने किसको रिलीज किया है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, तो अगर ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो अभी भी ये ई नॉट ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, सो दैट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन होने के कारण ये फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, मगर दोनों पे ही लगने वाला फोर्स नीचे की दिशा में था। एज अ रिजल्ट आप क्या बोल सकते हैं कि भाई दोनों ही नीचे गिरना शुरू करेंगे। अगर फोर्स ऊपर डायरेक्शन में होता तो ऊपर की बात करते। अब हमसे कहा गया है द प्रोटॉन इज ऑल्सो अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहां भी सेम वर्टिकल डिस्टेंस h है और यहां भी वर्टिकल डिस्टेंस h है, दोनों को सेम दूरी गिरने का मौका दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का टाइम और प्रोटॉन का टाइम, इनके बारे में कमेंट करना कहा गया है हमसे। तो देखिए टाइम ऑफ फॉल हम निकालते कैसे हैं भाई, वही बच्चों की तरह यूज करेंगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, जहां पर क्योंकि आप रेस्ट से शुरू कर रहे हैं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहां से t निकल कर आएगा अंडर रूट ऑफ 2s बाय a, तो ये निकल कर आता है अंडर रूट ऑफ 2, वर्टिकल डिस्टेंस है बॉस h, और एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो फोर्स बाय मास। फोर्स को आप लिख सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे दोनों ही केसेस में, इन बोथ केसेस आप बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फोर्स लग रहा है, वो Q इंटू ई है, दोनों पे चार्ज E होता है, E इंटू ई नॉट, यानी कि आपने ma को अगर E इंटू ई नॉट लिखा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आती है, एक्सेलरेशन निकल कर आता है क्यू ई बाय एम या ई नॉट बाय एम, ई नॉट बाय एम, तो ये निकल कर आ जाएगा ई नॉट बाय एम, सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h ई नॉट into m, denominator will be in the numerator, 2h by e naught into m। अब देखो दोनों के लिए अगर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करना है तो 2h e और e नॉट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो क्लियरली यू कैन से कि हमारा जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ रहा है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ रहा है। अगर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास, सिंस electron's mass of electron is less than mass of proton, इसका मतलब time of electron will be also less than time of proton। समय कम होने का मतलब होता है faster coming, faster। समय ज्यादा लेने का मतलब क्या है कि प्रोसेस स्लो है, वो स्लो गिरेगा, और कम समय लेने का मतलब है कि वो फास्ट गिरेगा, तेजी से गिरेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें टाइम ऑफ फॉल आपको कंपेयर करना है, तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तो हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी का कंट्रीब्यूशन भी अगर ले लेते तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों में बराबर की लगती है यार। तो जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन ज्यादा लगा है वही ओवरऑल एक्सेलरेशन ज्यादा रखेगा। तो ओवरऑल ग्रेविटी के कंट्रीब्यूशन को अगर आप इग्नोर भी करना चाहें तो भी जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सेम निकल कर आएगा, जिस कारणवश आप बोल सकते हैं कि द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर, इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से नीचे आएगा, सो इट इज स्मॉलर, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन विल फॉल फास्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन तो हल्का है तो वो देरी से आएगा और प्रोटॉन तो भारी है तो वो जल्दी आ जाएगा, जी नहीं। मासेस के अलग अलग होने के कारण भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का जो इफेक्ट है वो तो सेम ही लगता है। मुद्दा है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कि जिसका मास कम है उस पे एक्सेलरेशन लगी ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेलरेट हुआ, जल्दी आया, कम समय लेकर आया। तो इलेक्ट्रॉन विल फॉल फास्टर, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, सेम फोर्स के कारण जिसका मास कम होता है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है, वो तेजी से नीचे आएगा तो कम समय लेके आएगा। टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। मुझे लगता है पूरी बात समझ में आ गई, देख लो एक बार ध्यान से, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई ये भी अपने आप में काफी बड़ा सा सवाल लग रहा है, मगर इसे अगर ध्यान से देखें समझें तो ये छोटी सी
एनालिसिस में ही सॉर्ट हो जाएगा। A toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane surface। एक frictionless horizontal plane surface है, horizontal surface है तो acceleration due to gravity का भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है क्योंकि वो तो वर्टिकल में लगती है। फ्रिक्शनलेस है तो कोई रफनेस कुछ कंसिडर नहीं करनी है, नो नॉर्मल रिएक्शन। केवल और केवल चार्ज है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही केवल जिक्र है। ड्यू टू द फोर्स QE, इस QE फोर्स के कारण its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration। मतलब अगर आपका टॉय कार जो है वो कार मेरी ये रही और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और चार्ज जो है इस पे वो U है, ठीक है, चार्ज जो है इस पे वो Q है, Q चार्ज, ओके। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करवा दी है भाई लाइक दिस। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E एक्सटर्नल है, ठीक, मॉड ले लेते हैं इसका और इसको बोल देते हैं E नॉट। ये E एक्सटर्नल जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, E नॉट। 0 to 6 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल जो है वो 1 सेकेंड में गेन कर रहा है, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड की बजाय अब किससे चल रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। 6 मीटर पर सेकेंड से मेरा टॉय कार चल रहा है कितने में, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है यार। ये t इक्वल टू 0 सेकेंड था, यानी कि शुरुआत रेस्ट से हुई थी, मगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप वहां पहुंच चुके हैं 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करके, ऐसा पहली लाइन कह रही है। ड्यू टू द फोर्स QE इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अब जो फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी गई है। रिवर्स करने का मतलब है अब अगर फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है तो एक्सेलरेशन की बजाय क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। मतलब यहां से यहां तो फील्ड इधर की ओर लग रहा था, अब यहां से यहां फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और आपसे कहा जा रहा है द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। तो पहले तो 1 सेकेंड में अगर वो एक्सेलरेट हुई थी तो अगले 1 सेकेंड में अब वो रिटार्ड हो जाएगी, अगले 1 सेकेंड में वो रिटार्ड हो जाएगी और वापस से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ जाएगी। अगले 1 सेकेंड में रिटार्ड होकर वापस से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ जाएगी और ये t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा। बाय सिमेट्री भाई फील्ड सेम है तो फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा। और अगले 1 सेकेंड में वो वापस घूम के यहां आ जा रही है, अगेन बाय सिमेट्री, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, और मुझे लगता है वो वापस से इधर 6 मीटर पर सेकेंड ही गेन कर लेगी, 6 मीटर पर सेकेंड ही गेन कर लेगी। और आपको ये बताना है द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार 0 to 3 सेकेंड्स में। तो पहले अगर हम इसको नंबर नेमिंग कर दें A B C और वापस D पर आना, A B C और D पर आना, ये जस्ट मेरा गेस है कि वो 6 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेगी। क्यों? क्योंकि उस एक्सेलरेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो प्रत्येक सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज एग्जिबिट करती है। तो पहले 1 सेकेंड में वो 0 से 6 हुई, अगले 1 सेकेंड में रिटार्ड होने के कारण 6 से 0 हुई और फिर पलट के वापस चलने लगेगी तो फिर से अगले 1 सेकेंड में वो 0 से 6 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लेगी हमारी टॉय कार जो है। अब अगर मैं ए बी मोशन के बारे में बात करूं, ए टू बी मोशन, ए बी मोशन के लिए, तो अगर मैं देखूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है तो S विल बी इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और बाय सिमेट्री उतना ही डिस्प्लेसमेंट मुझे लगता है सब में BC AC मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही कवर होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई, सो दिस इज हाफ इंटू 1, और एक्सेलरेशन भी बतानी है ना। एक्सेलरेशन कैसे बता पाओगे? यहां पर एक्सेलरेशन बताएंगे A विल बी इक्वल टू V माइनस U बाय T, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 0 बाय 1, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आपको एक्सेलरेशन मिल रही है बॉस। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कितना है भाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है 1 सेकेंड इसका स्क्वायर, तो देखिए 3 मीटर आया, ठीक है 3 मीटर आया। ये अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई मुझे आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताए, ध्यान दीजिएगा, बाय सिमेट्री 1 सेकेंड में 0 से 6, 1 सेकेंड में 6 से 0, और अगले 1 सेकेंड में पलट के वापस से 0 से 6 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार जो है वो गेन हो जाएगी। सिमेट्री लगाना इस सवाल में बहुत जरूरी है। दूसरा,
अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां 6 है तो अगले 1 सेकंड में वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगले 1 सेकंड में जब बॉडी पलट के चलेगी तो फिर से वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा, अगर पहले 1 सेकंड में एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान बॉडी 3 मीटर कवर कर रही है तो अगले 1 सेकंड में डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के दौरान सिमेट्रिकली बॉडी को 3 ही मीटर तय करना होगा, और अगली बार भी उसे 3 ही मीटर तय करना होगा। यानी अगर कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है। एवरेज वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है बॉस। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके, टी नेट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले आपने कहा बॉडी आगे गई एक्सेलरेशन के दौरान 3 मीटर के लिए, फिर और आगे गई डी एक्सेलरेशन के दौरान 3 मीटर के लिए, फिर रुक के पलट के वापस चल रही है 1 सेकेंड में 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। और टोटल टाइम कितना कवर हुआ है, 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड्स। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है तो पलट के वापस आने के लिए आप उसे माइनस लेंगे। डिस्प्लेसमेंट है तो पलट के वापस आने के लिए वेक्टर है ना भाई, अगर आगे वाले पॉजिटिव तो पीछे वाले नेगेटिव। तो आपने कहा ये 3 कैंसिल आउट हो गया है, दिस इज 3/3, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा, अगर कोई मुझसे पूछे बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड लिखी जाएगी डी टोटल बाय टी टोटल। अब डिस्टेंस को इस बात से मतलब नहीं होता कि वो किस दिशा में तय हो रही है, वो तो दूरी है। तो आप आगे वाले 3 को एक्सेलरेशन के दौरान लेंगे, फिर डी एक्सेलरेशन वाला भी आगे हो रहा है तो +3 लेंगे, और पलट के वापस आने को भी +3 ही लेंगे, +3 ही लेंगे बाय 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड। आंसर कितना निकल कर आ गया यार, 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी जो है वो कम है क्योंकि बॉडी पलट के वापस आ रही है, और ऐसी सूरत में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से कम होता है। एज अ रिजल्ट वेलोसिटी जो है यार वो स्पीड से कम निकल कर आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड से कम निकल कर आएगी। तो आपका आंसर क्या है, एवरेज वेलोसिटी पहले पूछा गया है और फिर पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड क्या आ रही है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस इक्वेशंस ऑफ मोशन से करने की कोशिश करूं तो दिक्कत हो सकती है, दिमाग बहुत सारा लग सकता है, कैलकुलेशन और समय भी। लेकिन अगर सिमेट्री का इस्तेमाल करें कि भाई एक्सेलरेशन सेम है, रिटार्डेशन सेम है, अगर 0 से v मैक्स 6 मीटर पर सेकेंड अटेन हो रहा है तो अगले 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 0, और अगले 1 सेकेंड में पलट के उल्टी दिशा में 0 से 6 मीटर पर सेकेंड अटेन होगा। टाइम ड्यूरेशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम अटेन होगी, और दूरियां भी सेम ही तय की जाएंगी जो कि 3-3 मीटर की दूरियां हैं, है ना। एक बार ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगले छोटे से क्यूट से प्यारे से सवाल की। सवाल ये है, एक पार्टिकल है जिसका मास m और चार्ज q है, दैट इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पर रखा गया है एंड देन रिलीज, फिर उसे छोड़ दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज, पार्टिकल के द्वारा अटेन्ड काइनेटिक एनर्जी बतानी है y दूरी तय करने के बाद, y दूरी तय करने के बाद। तो देखो यार, कॉन्सेप्ट बड़ा क्यूट लॉजिक लगाऊंगा मैं यहां पे। क्यूट लॉजिक क्या है, क्यूट लॉजिक ये है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसका मतलब ये है, दैट इज जो हमारा वर्क डन होगा, दो बातें इनफैक्ट 3 बातें लिखना चाहूंगा मैं ताकि इसी दौरान आपका रिवीजन हो जाए। पहली बात, कांट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स नहीं बन सकते। ध्यान रखिएगा, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा अलग अलग चैप्टर्स में कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की भी चीज होती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है यार, और नॉन कंजर्वेटिव होने के कारण कैन फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, वो क्लोज्ड कर्व्स बना सकती हैं यार, कैन फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, वो क्लोज्ड कर्व्स बना सकती हैं, ठीक है। यहां हम बोल रहे हैं कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं।
वो कैन नॉट फॉर्म क्लोज कर्व बिकॉज वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फील्ड्स क्लोज कर्व नहीं बनाते, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स क्लोज कर्व बना सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो माइनस डी बाई डी आर होता है, और यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डीवी बाई डी आर भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समय आने पे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगली यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें काफी ज्यादा यूज करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, बस इसी सवाल के बहाने में आपको कुछ चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, सवाल है, आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो देखिए कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज। मैं सीधी बात यहां पर ये बोल पाऊंगा, नेटवर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज आपने क्या लिख दी सर, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रल, नॉन सेंट्रल, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, सभी फोर्सेस के द्वारा किया जाने वाला नेटवर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये नेटवर्क कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और यार इनिशियली ऐसा हम देख रहे हैं कि प्लेस दैट रेस्ट है, रेस्ट का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं फोर्स लगा Q इंटू ई, फोर्स लगा Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई Y। सो दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो सही जवाब क्या है, सिंपली आप डायमेंशनली भी कंपेयर कर सकते थे, QE इंटू Y। इकलौता डायमेंशनली करेक्ट ऑप्शन, शॉर्टकट से आप ये भी बोल सकते हो, ओनली शॉर्टकट ये है या टिप ये है, ओनली डायमेंशनली करेक्ट ऑप्शन। वैसे तो जवाब आ भी गया है, लेकिन फिर भी इकलौता डायमेंशनली करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये निकल कर आ रहा है यार। फंडा क्लियर है? ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए, इन तीनों बातों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अब अगला छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रॉड। अब यहां पर यार देखो, मुद्दा बहुत सिंपल सा है, मैं आपके सामने सारी बातें रखूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा इस तरीके के मॉडल से चुटकियों में कैसे डील किया जा सकता है, ट्रिक्स क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो इस पे टोटल चार्ज Q है और इसकी टोटल लेंथ L है यार। इसका एक एंड A हो गया है, दूसरा एंड B हो गया है। रॉड के एक्सेस पे R0 दूरी के बाद देयर इज अ पॉइंट P, और मुद्दा यह है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, बताएंगे कैसे। तो बॉस अभी आपको फॉर्मूला सिखाया गया है KQ/R², मगर वो फॉर्मूला केवल एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तो क्या करेंगे सर, या तो लगाएंगे कुछ इंटरैक्शंस के बाद गॉस थ्योरम सीखकर, या फिर हम बात करेंगे कि बॉडी के ऊपर पॉइंट चार्ज कंसिडर कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एंड से चार्ज से x दूरी पर यदि मैं एक छोटा सा dx एलिमेंट सर्च कर लूं, कंसिडर कर लूं, तो इस एलिमेंट पे आने वाला ये जो dq चार्ज होगा, ये यूनिटरी मेथड के तहत q/L dx होगा। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू छोटा लेंथ विल बी गिविंग यू छोटे वाला चार्ज। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू छोटा लेंथ विल बी गिविंग यू छोटे वाला चार्ज। इस छोटे वाले चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यार, होगी वो छोटे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे शेयर, ध्यान से देखिएगा, आप बोल पाएंगे यहां पर जो भी मेरी EP पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी निकल कर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी का मतलब है छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ K dq बाय दोनों के बीच की दूरी x का स्क्वायर, चार्ज से पॉइंट की दूरी और उसके बीच का स्क्वायर। सर अब आप ये फॉर्मूला क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है यार। ठीक है, तो आपने पॉइंट चार्ज कंसिडर किया, फॉर्मूला लगाया, मगर यार यहां पे वेरिएबल है दो, तो एक वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, दूसरे की टर्म्स में। तो देखिए dq छोटे वाला चार्ज कैसे आता था, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू छोटी वाली लेंथ।
अब इकलौता वेरिएबल जो है x है यार, तो उसकी लिमिट लगानी चाहिए। x जो था वो चार्ज से पॉइंट के बीच की सेपरेशन थी, तो देखिए मिनिमम सेपरेशन कितनी है r0 और मैक्सिमम सेपरेशन कितनी है रॉड के ऊपर चार्ज और p पॉइंट के बीच में r0 प्लस l। मिनिमम है r0, मैक्सिमम है r0 प्लस l। समझने की कोशिश कीजिए, ये आ जाएगा r0 प्लस l। इसे अगर बाहर निकाल देंगे, ये आ गया kq बाई l। भाई शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर उससे पहले समझिए क्या हो रहा है। dx बाई एक्स स्क्वायर विद इन लिमिट्स r0 टू r0 प्लस l। अब अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, r0 से r0 प्लस l आ गया है। दैट विल बी इक्वल टू kq बाई l। ये आ जाएगा अपर लिमिट डालने पे माइनस ऑफ r0 प्लस l माइनस लोअर लिमिट डालने पे -1 बाई r0। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी डाल दी है आपने, अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी डाल दी है आपने। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा kq बाई l। ध्यान दीजिएगा, ये आया -1 बाई r0 प्लस l, माइनस माइनस प्लस 1 बाई r0। एलसीएम ले लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा kq बाई r0 इंटू r0 प्लस l, kq बाई r0 इंटू r0 प्लस l। अगर आप में से किसी बच्चे को ये समस्या हो कि भाई कैसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके लिए लिख भी दिए दे रहा हूं कि dx बाई एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx। इंटीग्रेशन के बेसिक रूल के तहत पावर एक बढ़ा दी जाती है और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी आ जाएगा x की पावर -1 बाई -1, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा -1 बाई x। समझ पा रहे हैं? तो भाई ये मामला आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, सो दैट आपके पास ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगी। डिटेल्ड सोल्यूशन है आपकी नजरों के सामने, पर अपना मेन इंटरेस्ट केवल ये नहीं था। अपना मेन इंटरेस्ट क्या था? नीट ट्रिक्स सिखाता हूं, देखो नीट ट्रिक्स में क्या है, पूरी फिजिक्स में जब भी समस्या किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हो, जब भी समस्या किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हो और उसकी पावर 2 निकल कर आ रही हो, 2, तो आप उसको ब्रेक कर दीजिए मिनिमम और मैक्सिमम में। एक में डालेंगे, देखिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq बाय r स्क्वायर। समस्या क्या है, आप क्यों ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे? क्योंकि रॉड एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, रॉड के प्रत्येक पॉइंट की p पॉइंट से जो दूरी है वो अलग अलग आ रही है। ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, इस r स्क्वायर को ब्रेक करना चाहिए r इंटू r में। एक में डालेंगे मिनिमम वैल्यू और एक में डालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। एक में डालेंगे मिनिमम वैल्यू, एक में डालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। आंसर आएगा k। रॉड के ऊपर चार्ज था q, रॉड और पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी गौर कीजिएगा ये थी r0, और रॉड और पॉइंट के बीच की जो मैक्सिमम दूरी थी यार, रॉड और पॉइंट के बीच की जो मैक्सिमम दूरी थी ये थी r0 प्लस l, r0 प्लस l। तो अगर आप ध्यान से समझें तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया kq बाय r0 इंटू r0 प्लस l। एक झटके में इतना सब करने के बाद, स्टैंडर्ड कन्वेंशनल अप्रोच ऑप्ट करने के बाद भी तो फाइनल आंसर वही आया था। समझ पा रहे हैं? तो एक बार शॉर्टकट के ऊपर दोबारा से फोकस करते हैं और आगे आने वाले कई इलस्ट्रेशंस में मैं अप्लाई करता रहूंगा उसे। सीखने वाली बात यह है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हमारी इकलौती समस्या हो और उसकी पावर 2 निकल कर आ रही हो, तो एक में डालेंगे मिनिमम वैल्यू, एक में डालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, खटाक से आंसर निकल कर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ठीक है? तो वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका यूज करके आप क्लास नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पर आइए 2-4 इलस्ट्रेशंस और बता देते हैं, तो सो दैट एक हैबिट बन जाएगी कि अगली बार जब आप इस तरीके के सवाल एग्जाम में देखें, उसे देखें और मुस्कुराते हुए आंसर बता दें। जैसे अगला सवाल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ रॉड। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ रॉड, तो यार अब की बार हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है भाई? ये रॉड हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है? अब इसे डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे यार, जो सीखा है उसी को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक? यूनिफॉर्मली चार्ज, चार्ज क्यू, लेंथ एन, एंड ए एंड बी। अच्छा, सेंटर ऑफ रॉड हम बोलेंगे ओ पॉइंट। सेंटर ऑफ रॉड से पास होने वाली और एक्सिस से, रॉड के एक्सिस से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ऑलराइट। अब चक्कर क्या है कि यहां पर सेंटर से r0 दूरी पे यहां एक पॉइंट P पड़ा है, P पॉइंट है, और आपको ना प्रश्न ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे बतानी है।
ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। मुद्दा ये है कि सर हर एक पॉइंट की जो दूरी है, रॉड पे लाई करने वाले हर एक चार्ज पॉइंट की इस पी से जो दूरी है, देखिए वो बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मिनिमम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो क्या मैं आर नॉट को बोल सकता हूं कि ये पॉइंट से रॉड की मिनिमम दूरी है जो हमेशा परपेंडिकुलर के अलोंग होती है। और उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम दूरी तय कोशिश करूं मेजर करने की, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस L/2 है, ये आर नॉट है, तो ये जो आर मैक्स सेपरेशन आ जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन पॉइंट और बी के बीच में आएगा, ये हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा आर नॉट का अंडर रूट ऑफ आर नॉट का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर नॉट का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना चाहिए, इस आर स्क्वायर को ब्रेक करना चाहिए आर इंटू आर लिखकर, एक में डालनी चाहिए मिनिमम वैल्यू और एक में डालनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बॉस, के क्यू बाय दोनों के बीच की मिनिमम दूरी, पॉइंट से रॉड की मिनिमम दूरी बॉस वो आर नॉट है, और मैक्सिमम दूरी अंडर रूट ऑफ आर नॉट स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर है। या फिर इसे बेहतर तरीके से कई बार ऑप्शंस में ये मिलता है, देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 रूट के बाहर 2 वो न्यूमरेटर में अपीयर हो जाएगा। तो 2k³ बाय आर नॉट अंडर रूट में 4r0 का स्क्वायर, 4r0 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और बेहतर तरीके से अगर लिखना चाहें, और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो इस k को जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 उस 4 को काटेगा और आंसर आ जाएगा q बाय बचा हुआ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट एंड अंडर रूट में 4r0 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये सारे ऑप्शंस देख के ना घबराना नहीं है यार, ये बस डिपेंड करता है कि ऑप्शंस किन फॉर्मेट में दिए गए हैं, किस तरीके के फॉर्मेट्स में दिए गए हैं, ठीक है, किन किन तरीके के फॉर्मेट अवेलेबल है ऑप्शन में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो शॉर्टकट टेक्निक है यार वो अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए एक बार और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, इसका एक अलग तरीके का रिजल्ट है। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये रिजल्ट ध्यान रहना चाहिए, फिर सवाल भी देख लेंगे कि कैसे आते हैं। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इसके ऊपर यार 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका चार्ज है Q, रेडियस है R और एंगुलर विड्थ है अल्फा, एंगुलर विड्थ। तो यार एंगल्स की हमें आदत होती है डिग्री और रेडियन दोनों में डालने की। मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूं कि इसे आप रेडियंस में कंसिडर करेंगे, डिग्री में कंसिडर नहीं करेंगे, रेडियंस में कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैं इसे सेंटर पे दिखाऊं, ये सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस R है और इसकी एंगुलर विड्थ जो है बॉस वो अल्फा है, ठीक है। अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, लेकिन एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इस चार्ज रिंग से दूर की तरफ होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, α/2, ओके, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। अगर रिंग नेगेटिव होती तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग टुवर्ड्स द रिंग आता, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, और अगर रिंग पॉजिटिव है तो उससे अवे होगा। तो फिलहाल के लिए आप ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट जो है वो है तो दूर की तरफ, मगर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये होता है KQ बाय R स्क्वायर साइन ऑफ α/2 बाय α/2, KQ बाय R स्क्वायर साइन ऑफ α/2 बाय α/2, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। अगर हमें कहा जा रहा है 3 क्वार्टर के लिए, 3 क्वार्टर रिंग, एंड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जा रहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा रिंग के ऊपर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सेंटर पे क्या होगा,
तो सबसे पहले ना मैं क्वार्टर क्वार्टर कंसिडर करूंगा कि इस क्वार्टर के कारण क्वार्टर इन नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ है सेंटर पे, प्लस ई नॉट, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इससे दूर की तरफ है ई नॉट, ठीक है। और तीसरे क्वार्टर नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इसी की तरफ है ई नॉट। अच्छा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री पे वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिया कैसे जाता है यार? ई नेट जो होगा ओ पॉइंट पे, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ये ई नॉट प्लस ई नॉट 2 ई नॉट हो जाएगा, ये ई नॉट प्लस ई नॉट 2 ई नॉट है, इसका स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर। भाई दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसे ही निकाला जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ ई नॉट प्लस ई नॉट 2 ई नॉट का स्क्वायर प्लस ई नॉट का स्क्वायर। जरा गौर से देखिए, निकल कर आ गया रूट 5 टाइम्स ई नॉट। और ध्यान दीजिए ई नॉट था एक क्वार्टर सर्कल के कारण, ई नॉट था एक क्वाड्रेंट के कारण, एक क्वार्टर सर्कल के कारण, तो आप बोलेंगे रूट 5 के क्यू। जब आपको क्यू लिखना है तो आप लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे, लैम्डा इनटू इसकी लेंथ क्या होती है भाई? 2 पाई आर का 1/4, 2 पाई आर का 1/4 यानी कि पाई आर बाई 2। ध्यान दीजिएगा, क्यू को, चार्ज को आप लिख सकते हैं लैम्डा इनटू लेंथ। सर क्या ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वो फर्क डायरेक्शन का पड़ेगा जो कि आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। ऑलराइट, सो के लैम्डा इनटू एक क्वार्टर की लेंथ दैट इज 2 पाई आर का 1/4, एक चौथाई यानी कि पाई आर बाई 2। डिनोमिनेटर में अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए इसके लिए। ये पूरी कहानी को थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 वाली वैल्यूज जो है वो बच गई हैं यार, ठीक है भाई। आप लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, साइन अल्फा बाई 2 बाई अल्फा बाई 2 लिखेंगे ना, है ना? तो ये रिजल्टेंट भी मैं यहां दे देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। चलो देखो, सो दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपने के लिखा, क्यू लिखा, आर स्क्वायर लिख दिया आपने, ठीक है, आर स्क्वायर। अब ये साइन अल्फा बाई 2 बाय अल्फा बाई 2 है, तो देखिए साइन अल्फा बाई 2 का मतलब है अल्फा तो 90 डिग्री है, वाटर सर्कल क्वाड्रेंट की जो एंगुलर विड्थ है वो 90 डिग्री है, मगर आपको अल्फा थोड़ी डालना है, आपको तो अल्फा बाई 2 डालना है। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 बाई 2 यानी कि वो पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहां पे भी भाई ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू बॉस 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। मुझको लगता है ये सॉल्व करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपका डिपार्टमेंट, यू कैन डू दैट। जो भी फिजिक्स इन्वॉल्व थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार वीडियो को पॉज करके रिव्यू कर लो, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू। चलिए अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये ऑलरेडी एनसीईआरटी के केस है, तो क्या है ये भी देख लेते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बॉस, यूनिफॉर्मली चार्ज है बिल्कुल, ठीक, एंड इसका एक्सिस ये दिया गया है। तो मैं इस पे बता देता हूं कि चार्ज Q है, रेडियस R है, ये है इसका सेंटर C, और सेंटर से X डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है। डेरिवेशन में अपना इंटरेस्ट नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे बतानी है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मेरा रिंग पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे रिंग से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो, और अगर मेरा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे इधर की ओर डायरेक्टेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है यदि मेरा चार्ज नेगेटिव हुआ तो। मुद्दा क्या रहा? मैग्नीट्यूड बताना सर, डायरेक्शन तो आप बता ही चुके हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू KQX बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। KQX बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 बिल्कुल एनसीईआरटी केस है, तो मेरा मानना है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ यार हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला पार्ट जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालते हैं, वो जिक्र पूरा हो चुका है। बाकी के जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होंगे, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज शीट, इन सब के द्वारा निकाली जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आगे आने वाले कुछ इलस्ट्रेशंस में लेक्चर्स में हमको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बस मेहनत करते चलो, सारे एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूले जो हैं वो याद करते चलिए, और पीवाईक्यूज बहुत ही सिंपल होते हैं, नीट पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, और आपको बस बेसिक फंडामेंटल्स का ध्यान रखना है, पढ़ाई रेगुलरली करनी है, तो सवाल काफी इजीली ही लग जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से रिव्यू कर लीजिए जो सीखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेगुलर लेक्चर के अपडेट्स और जो नोट्स वगैरह आते हैं, सारा पढ़ाई का मटेरियल आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अपकमिंग इंटरैक्शन में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work.